हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं कंडक्ट भारत भर में, और उन सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के डिटेल में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं या जिस टेस्ट पे हम बात करने वाले हैं वो है MHCET। MHCET बोले तो महाराष्ट्र स्टेट का है ये प्रॉपर्ली, इसीलिए महाराष्ट्र CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ। और वहां से इस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने लॉ कॉलेजेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम कॉलेजेस इसके बेसिस पे आपको क्या करते हैं, एडमिशन देते हैं लॉ कोर्सेज के लिए। तो पूरी जानकारी हम यहाँ MHCET की करने वाले हैं डिस्कस। उसके लिए लास्ट तक आपको वीडियो देखना है ताकि पूरी जानकारी आपको MHCET की हो जाए। और दोस्तों में शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्त होते किस लिए है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी की पूरी लीगल लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी या कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। और सारी डिटेल जानकारी जानने के लिए आपको ये सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं MHCET के बारे में। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ क्या होता है, कैसे क्या इसके अंतर्गत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, कितनी टाइमिंग है, क्या कैसा कब होता है ये एग्जाम, और कौन कौन से कॉलेजेस के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं, ये सारी जानकारी आपको यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं MHCET के बारे में। सबसे पहले तो फुल फॉर्म कई बार पूछ लेगा तो हमको पता तो होना चाहिए। MHCET का MH स्टेट के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं MHCET, ठीक है। ये एग्जाम है, MH महाराष्ट्र को लिखते हैं, आपको पता ही होगा। तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ के लिए है ये, तो MHCET ये हो जाता है। इसके अलावा एग्जाम की फ्रीक्वेंसी की बात करें, कब कंडक्ट होता है, कैसे होता है, साल में कितनी बार होता है, तो भैया एक साल में एक बार ही होता है। अप्रैल के 3rd वीक के आसपास ये होता है जनरली। जो आपके एग्जाम हो जाए, 12th हो जाए भाई, उसके बाद ही तो ये दोगे ना आप। तो भाई ये एक साल में एक बार होता है, और अभी 2023 के एडमिशन के लिए ये अप्रैल में होगा। तो तैयारी हमें करनी है। सिलेबस लगभग सबका सेम ही रहता है, हम सबको पता है सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ ले। यहाँ पे और क्या होता है, एग्जाम की ड्यूरेशन, कितना टाइम रहता है इस एग्जाम के लिए, कैसे होता है, कौन से मोड में होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे की। 2 घंटे बोले तो भैया 120 मिनट, 120 मिनट। क्वेश्चंस इसके रहते हैं 150, कितने रहते हैं 150, 150 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, और ये ईच 1 मार्क का होता है, यानी 150 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ठीक है। कौन कौन से कॉलेजेस, तो महाराष्ट्र के लगभग 161 कॉलेजेस हैं जो MHCET के थ्रू आपको एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें से हम कुछ टॉप कॉलेजेस की बात यहाँ करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए कौन कौन से कॉलेजेस को आपको फोकस करना होगा। चलिए आगे बात कर ले यहाँ पे एग्जाम मोड की। तो भैया एग्जाम कैसे होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, कैसा होता है, तो ये CBT बेस्ड होता है। CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर में आपको टिक मार्क करना होगा। MCQ ही रहते हैं, याद रखिएगा, सारे के सारे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ये एग्जाम होता है आपका MHCET का। और क्या रहेगा सिलेबस, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो वही सेम सिलेबस होता है। एक तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आनी मांगती है ना, तो ग्रामेटिकल पोर्शन आपका इंग्लिश का बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। जनरल नॉलेज ये भी जरूरी है करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। इसके अलावा तीसरा आपको रीजनिंग कैपेबिलिटी कैसी है, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग होती है, इसमें लीगल रीजनिंग का भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब इसके अंदर और हम डिवाइड कर लेंगे, इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा, GK GS में क्या क्या पूछेगा, है ना, और रीजनिंग में क्या क्या आएगा, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डोंट वरी, यहाँ पे आपको बिल्कुल परेशान होने का है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है भाई, हम हैं तो आपके लिए। यहाँ पे टेस्ट की लैंग्वेज की बात कर लें तो देखो यार, इंग्लिश तो मैंडेट है ही, लेकिन चूंकि ये महाराष्ट्र राज्य का है तो महाराष्ट्र राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है। क्या है, मराठी। तो मराठी में भी ये एग्जाम होता है आपका, याद रखिएगा, मराठी लैंग्वेज में भी आप ये दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लें तो हमने बात कर ही ली MCQs की, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, है ना। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, 4 में से एक सही होगा, तो वो सही अपने को ढूंढ के टिक कर देना है, और कोई दिक्कत नहीं है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन कहीं से भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हो, है कि नहीं। क्यों,
जैसे जीके जीएस वाले क्वेश्चन है उसमें तो हार्ड एंड फास्ट कोई काम होता नहीं है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। दूसरी अच्छा ये है कि माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है तो हम कई बार तुक्का लगा देते हैं, हमको कंफ्यूजन होता है 50-50 वाला, है ना। माइनस मार्किंग होती तो हम छोड़ देते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ जब माइनस मार्किंग ही नहीं होती है तो क्या होता है कि हम तुक्का भी लगा देते हैं, कई बार तुक्के भी सही हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चंस कितने होते हैं 150 जो मैं बता चुका हूँ, टोटल मार्क्स भी 150 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। हाँ, ये मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ, ये देखो मार्किंग इसकी +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 नंबर मिल जाएगा, और नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मतलब कोई भी गलत क्वेश्चन पे कोई नंबर कम नहीं होएगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल तुक्के मार सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं मारना, अपने को बिल्कुल सही आंसर लगाना, ताकि भाई तभी तो फायदा है ना। तुक्के तो बाकी सभी लगाएंगे जिनको नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे ये एग्जाम कब होगा भैया? 2023 वाला, तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल, याद रखना भैया, इसको दिमाग में सेट कर लेना, रिमाइंडर डाल लेना, अप्रैल 2023। जैसे ही आपके एग्जाम्स मार्च में खत्म होंगे, हाँ होंगे ना भाई, हायर सेकेंडरी है या 10+2 वाला जो पैटर्न आपका चल रहा है स्टेट में, वो आपके 12th के एग्जामिनेशंस जो है वो लगभग मार्च में खत्म हो जाते हैं, मार्च के बाद फिर अप्रैल में, क्योंकि सबसे पहले ये 3rd एग्जाम आपका ये पढ़ने वाला है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र वाले, अप्रैल 3rd वीक 2023 अगले सेशन के एग्जाम के लिए, एडमिशन के लिए, ठीक है डन। अब भैया सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पे सिलेबस इंग्लिश का क्या पूछा जाता है? तो ग्रामेटिकल पोर्शन ही पूछा जाएगा आपसे, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ग्रामेटिकल पोर्शन में वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको बात लीगली करनी है और लीगल के सारे टर्म इंग्लिश में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वोकैब। इसके अंतर्गत आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, ये सारी जो चीज़ें हैं ग्रामेटिकल पोर्शन की, वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कोई एक इंग्लिश का अखबार आप लगाएं और उस इंग्लिश के अखबार में एडिटोरियल पेज जो होता है उस पर डिस्कस करें। तो वो एडिटोरियल पेज में आपको बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स मिलेंगे जिससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसको आप डिक्शनरी के बेसिस पे पढ़ सकते हैं। वही क्वेश्चन, जनरली जो क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं वो हिंदू को लेके, या फिर यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ऐसे कुछ बड़े बड़े अखबार हैं न्यूज़पेपर इंग्लिश वाले, जो आपको जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली वोकैब वाले पूछ लिया जाता है। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे आते हैं वोकैब करवाने के लिए, एडिटोरियल पेज वाले इंग्लिश वाले, तो उसमें आपको बेसिक वर्ड समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितने अच्छे हैं इंग्लिश में आप, उसके लिए आइडियम एंड फ्रेजेस, जो हिंदी में मुहावरे होते हैं ना, मुहावरे कहावतें, वो यहाँ आइडियम एंड फ्रेजेस के अंतर्गत इंग्लिश में होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लीगली आप जब कई बार आइडियम फ्रेजेस दे देते हैं, कोई कई बार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे लीगली टर्म में, जो आपको फ्रेजेस के माध्यम से ही लोग बाग चर्चाएं कर लेते हैं, है ना। सो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस एक वर्ड से पूरा का पूरे वाक्य को एक वर्ड में तब्दील करना है। जैसे हम लोग हिंदी में नहीं वो बोलते हैं दशानन, दशानन क्या है? ये 1 वर्ड है, किसके लिए है? जिसके आनन 10 हो। आनन बोले तो भुजाएं 10 हो, हैं? नहीं, आनन मतलब होता है सिर, जिसके 10 सिर हो, दशानन रावण को कहा जाता है ना। तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है यहाँ पे, कि एक शब्द में आप पूरे उस पैराग्राफ का या उस पूरी लाइन को एक वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस पूछ लिए जाते हैं जो आपको आने चाहिए, और कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में तो यही चीज़ें काम की आती, जैसे हिंदी में बिना बिंदी के हिंदी नहीं होती, वैसे ही इंग्लिश में भी एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसको भी आपको याद रखना होगा, देखना होगा, सारी चीज़ें हैं। अगेन इंग्लिश के बाद जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का है। लीगली, चूँकि आप फील्ड ही लीगल वाली है तो आपको लीगली थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पर स्टडी ऑफ लॉ, रिसर्च एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं। देखिए यार, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 50 तरीके हो सकते हैं। अब वो देखना ये है कि आप में वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। अब वो तरीके मायने नहीं रखते, सच्चाई यही है, क्योंकि आपको हो सकता है सेम केस मिले लेकिन उसके पीछे के बैकग्राउंड्स अलग अलग हो, तो कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तरीके अलग अलग चुने जा सकते हैं। बस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, वो कैसे भी सॉल्व हम करें, ठीक है। सो बस वो एबिलिटी आपकी खोजी जाती है, देखी जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्व आप कैसे कर रहे हो। लीगल
प्रीपोजिशंस, कैसे क्या प्रोपोजिशंस है लीगल, और सेट ऑफ फैक्ट्स टू विच सेड टू बी प्रोपोजिशन हैव टू बी अप्लाइड। मतलब जो भी प्रोपोजिशंस लीगल फील्ड में अप्लाई करी जाती हैं या जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। सम प्रीपोजिशंस मे नॉट बी ट्रू इन द रियल सेंस। जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे प्रोपोजिशंस आपके सही ही हों, रियल वर्ल्ड में जरूरी नहीं होता ये चीज की सही हो। कैंडिडेट विल हैव टू अज्यूम द ट्रुथ ऑफ दीज प्रोपोजिशन एंड आंसर द क्वेश्चन। कई बार जैसे रीजनिंग में आपने सुना होगा कि वो आते हैं सिलोजिज्म्स आते हैं एक्चुअली कि सभी कुत्ते गधे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सच्चाई में सारे कुत्ते गधे होंगे, ये नहीं है, आपको मानना होता है उस क्वेश्चन के लिहाज से। तो ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लीगली टर्म में भी प्रोपोजिशंस की कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें माना जाता है, कुछ सच में नहीं होते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको रीजनिंग करनी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करें यहाँ पे पैटर्न्स, लॉजिकल लिंक्स एंड रेक्टिफाई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। आपको अलग आर्ग्यूमेंट जो इरेगुलर है या फिर इलॉजिकल है, फालतू का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्योंकि करना वही है, वहां पर आर्ग्यूमेंट ही होने हैं जिस जगह पे आप जा रहे हैं, बिना आर्ग्यूमेंट के कोई चीज नहीं होती है। सो आर्ग्यूमेंट आपको जो लॉजिकल ना लगे, आर्ग्यूमेंट सब दे देते हैं लेकिन बिना सर पांव वाला कोई कुछ का कुछ बोल देता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। वही आपको देखना है कि कौन से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जिन्हें आप हटा सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ वैरायटी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की हो सकती है, साथ ही साथ सिलोजिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिलोजिज्म, लॉजिकल सीक्वेंस, एनालॉजीज, ये सारे आपके रीजनिंग वाले जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर भैया जीएस की बात करें, जी के जीएस जिसको बोला जाता है जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए क्या होता है, आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स जो लॉ के लिए प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें हमको एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसकी क्वेश्चंस कई बार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस कौन सी, आपको अवेयर रहना है कौन सी चीज़ों से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये जो टॉपिक्स हैं ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स होते हैं, है ना। हाँ, हमने एसएसटी पढ़ा हुआ है ना, 10वीं तक तो एटलीस्ट सभी ने पढ़ा हुआ है। 11th 12th जिनका बैकग्राउंड है लॉ वाले वो उनने पढ़ा हुआ है। अगेन जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो छोड़ देते हैं एसएसटी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके इस एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह जाने वाले हैं वहाँ पर हो सकता है कि रोज़ शब्दों के मायने चेंज हो जाएं, कोई फैसले के मायने चेंज हो जाएं, तो आपको डे टू डे लाइफ में अपडेटेड होना अनिवार्य है, और वो सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ, मतलब नेशनली इंटरनेशनली जो भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जो आपसे संबंधित, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ हमको पढ़नी है, नहीं, आपकी फील्ड से संबंधित ही पूछा जाएगा, फालतू की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। रिसेंट इवेंट्स, अवेयरनेस अराउंड द वर्ल्ड, नए नए कौन से चेंज आ रहे हैं। जैसे भाई अभी बात कर लें ईरान में जो है वो महिला सशक्तिकरण को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो दुनिया में क्या ऐसी चीज़ें हो रही जो आपकी लॉ से रिलेटेड है, डे टू डे लाइफ में कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे आपको अपडेटेड होना है, वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है किसका, MHCET का। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वही 10th स्टैंडर्ड की ही बिल्कुल सिंपल मैथ्स आपकी रहती है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, अलजेब्रा के क्वेश्चन, एवरेज के, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, वेन डायग्राम, साथ ही ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ट्राइंगल्स, परसेंटेज, नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा का सारा सिलेबस 10वीं कक्षा का है। 10th क्लास की बेसिस पे जो भी मैथ्स है आपकी उतनी आपने प्रिपेयर कर ली है, तो ये आप पे इजीली बन जाएंगे। अगेन अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग बुक्स आती हैं जिनमें कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। हाँ, तो वो प्रेफर करना है। RS अग्रवाल का नाम तो सुना ही होगा, वो एक बुक आती है जिसमें पूरी मैथ्स की ये सारे टॉपिक्स कवर रहते हैं, उसमें समझाया भी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती, और बहुत सारी तमाम ऐसी बुक्स हैं जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
डन। तो ये पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका MHCET का। अब भैया कौन कौन से कोर्सेज आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो कोर्सेज हैं BA LLB, सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, ये आप देख पा रहे हैं LLB को छोड़ के, ठीक है। सो BBA LLB वो सारे बच्चे हैं जो बिजनेस फील्ड से हैं और लॉ करना चाहते हैं। BLS ये लाइफ साइंसेज वाला है ना, इसमें LLB कर सकते हैं। BA LLB आर्ट साइड वाले, साइंस वाले BSc LLB, और BCom कॉमर्स वाले, ये सारे इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है, 5 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा ये LLB 3 ईयर प्रोग्राम हो जाता है। डन। सो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको MHCET के बेसिस पे हो सकते हैं, आप इसके लिए रीच कर सकते हैं। अगेन कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, जो हमने बात करी 161 कॉलेजेस हैं जो MHCET के एग्जाम के बेसिस पर आपको क्या है एडमिशन देते हैं अपने कॉलेजेस। उनमें से टॉप कॉलेजेस जो महाराष्ट्र के हैं वो कौन से हैं जिनमें आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। एक आपने अगर सुना हो, वैसे तो नहीं सुना होगा, एक है नामांतर आंदोलन, है ना, नामांतर मूवमेंट कहा जाता है। 1970 to 1990s तक ये मूवमेंट चला है, बच्चों का मूवमेंट था। इसमें बहुत सारे दलित और बौद्ध रिलीजियस स्टूडेंट्स जो हैं मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसका नाम चेंज करने के लिए नामांतर मूवमेंट करा था, और नाम इनको रखना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर बाद में दोनों की सहमति से जो इस यूनिवर्सिटी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन और ये बच्चे, इनके बीच में संधि हुई और दोनों नाम रख दिए गए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, है ना, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती BAMU, ठीक है, ये इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिल जाएगा। इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे का है, ये भी अच्छा कॉलेज है। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव तो नहीं, अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, अगेन शंकर राव चव्हाण लॉ कॉलेज पुणे, विद्या परस्कर मंडल TMC लॉ कॉलेज थाने का ये कॉलेज है। सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, फिर अगेन ये सारे मुंबई के हैं। मानिक चंद पहाड़े लॉ कॉलेज मुंबई, न्यू लॉ कॉलेज मुंबई, रिजवी कॉलेज नाम तो सुना ही होगा, ये भी मुंबई का अच्छा टॉपेस्ट कॉलेज इसमें से एक है लॉ के लिए। तो भाई ये सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो MHCET के बेसिस पे आपको क्या करते हैं एडमिशन देते हैं लॉ के लिए, और भाई ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट और डिस्प्यूट्स आपके बचे होंगे MHCET को लेके, लेकिन अगर कुछ बचता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, दोस्तों में शेयर भी करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.